Now for Mamta ji to answer to the people of Bengal that why does she stand shoulder to shoulder with scamsters and not allow justice to be done to the poor who were looted in Bengal through the Sharda scam. मैं आज गृह मंत्री जी ने सदन में अपने बयान में इस बात पर स्पष्ट बयान दिया कि किस प्रकार से वो अफसर जो स्कैम में लिप्त लोगों को पूछताछ करना चाहते थे, बार बार समन कर रहे थे, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रहे थे। ये शारदा स्कैम वो स्कैम है जिसने बंगाल में गरीबों को लूटा है, उनकी मेहनत के पैसे को डुबाया है और आज राष्ट्र स्तब्ध है कि कैसे ममता जी ऐसे लुटेरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। राजनाथ जी का बयान स्पष्ट ये संकेत देता है कि ममता जी के व्यवधान की वजह से न सिर्फ फेडरल ढांचे को, संवैधानिक ढांचे को चोट पहुंची है, बल्कि राष्ट्र स्तब्ध है कि लुटेरों के साथ अब दीदी ने अपना समर्थन दिया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में दीदी आज गतिरोध बनकर खड़ी हैं। उनका ये असंवैधानिक कदम बंगाल की जनता देख रही है। थैंक यू। कल की स्थिति पे राजनाथ जी ने जो भी बयान दिया सदन के अंदर, जिस तरह के हालात हैं, देखिए, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में जो राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है। सीबीआई अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कर रही है। वहां रोज वैली और शारदा चिट फंड में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसके मुकदमे आज के नहीं, जो कांग्रेस अब तृणमूल के पीछे जाके समर्थन देने के लिए खड़ी हुई है, उसी कांग्रेस के समय के अंदर ये सब एफआईआर और मुकदमे दर्ज हुए थे जी। और अब भ्रष्टाचार से बचने के लिए सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो जाएंगे तो सीबीआई काम करना थोड़ी बंद कर देगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो मैं समझता हूं कि इस पे राजनीति करना ठीक नहीं है और संसद में तो इसको बिल्कुल लाना नहीं चाहिए कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव होना है, उसको होना चाहिए। और साफ तौर से ये पॉलिटिकल पार्टियां जिनके नेता भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। साथ टीएमसी सांसद कपाली घोष जी हैं। मैम, जिस तरह से ममता बनर्जी धरना पर बैठी हुई हैं सीबीआई को लेकर, क्या देखिए, देश का सांविधानिक ढांचा को तोड़ा जा रहा है और सेक्युलरिज्म बोलिए, फेडरलिज्म बोलिए, जो भी हमारे फाउंडिंग फोरफादर्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो मुद्दा रखे थे, सबका मजा उड़ाया ये केंद्रीय सरकार 4.5 साल में। और देशवासी बहुत खतरे में है, यहाँ नौकरी भी नहीं है, किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ ग्रोथ नहीं है। तो चारों तरफ ये जो संविधान को भी तोड़ा जा रहा है और जगह जगह विभिन्न जो स्टेट्स है, राज्य हैं, उसमें भी तनाव पैदा किया जा रहा है केंद्रीय सरकार द्वारा इसके खिलाफ। और कल जो हुआ, सब मिला के वो सत्याग्रह पे बैठी है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई जांच एजेंसी है और अगर जांच एजेंसी अगर पूछताछ के लिए जाएगी और उससे जो है जो स्थानीय पुलिस अपने घेरे में ले लेगी, थाने ले जाएगी, ये क्या उचित है? क्या कोर्ट ऑर्डर था कि 13 तारीख तक स्टे था पूछताछ के लिए, तो वो उसको तोड़ के, कोर्ट ऑर्डर तोड़ के वो लोग क्यों गया? और उसके पास कागज भी नहीं था, तो वैसे अचानक कोई भी किसी को पकड़ लेगा क्या? किसी को अरेस्ट कर लेगा? मनमानी तो नहीं है। संविधान है हमारा देश का, उसको सम्मान करना चाहिए। केंद्रीय सरकार संविधान को सम्मान नहीं करना जानते हैं और संविधान को तोड़ रहे हैं। लेकिन जो कोलकाता के कमिश्नर हैं उन पर चीट फंड मामले में एसआईटी के वो जांच कर रहे थे, एसआईटी के, तो ऐसी स्थिति में उनसे पूछताछ करना जाना क्या गुनाह है? क्या नहीं, गुनाह का बात नहीं है, तरीका होता है, हमारा संविधान है और कोर्ट का ऑर्डर का, स्टे ऑर्डर का मान्यता देना चाहिए। तो वो मान्यता नहीं देके कोर्ट ऑर्डर को नहीं मान के कैसे चले जाते हैं? ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है देश में। बंगाल में सीबीआई विवाद को लेकर देश की सियासत में भूचाल आ चुका है। सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शुरुआत हम इस समय की 4 तस्वीरों से करते हैं। ममता बनर्जी का कोलकाता में कल रात से धरना जारी है, तो संसद में राजनाथ सिंह ने सीबीआई के पक्ष में बंगाल सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने
बनर्जी चिटफंड घोटाले में किसे बचा रही हैं। इसी बीच ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अब तक का सारा अपडेट हम बताते हैं कि इस पूरे बंगाल में जो आफत मची हुई है उस पर क्या क्या हुआ है। लगभग सुबह 10:30 बजे कोलकाता पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। इस मामले की कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सीबीआई के अफसरों को रोका गया, उनको हिरासत में लिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा ममता बनर्जी घोटाले के आरोपियों को बचा रही हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ममता बनर्जी का जो धरना है वो कल रात से जारी है। उनके साथ तमाम उनकी आला अधिकारी उनके साथ उस धरने में मौजूद है। सीबीआई की याचिका पर अब कल सुप्रीम कोर्ट में लगभग सुबह 10:30 बजे ये सुनवाई शुरू होगी। सीधे सीधे सीबीआई का आरोप है राज्य सरकार के ऊपर कि जब सीबीआई के अधिकारी पहुंचे राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए या उनको हिरासत में लेने के लिए, उस समय उनको रोक दिया गया और उसके बाद उन्हें सीधे थाने ले जाया गया, जहां उन्हें हिरासत में रखा गया। आइए आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने क्या दलील दी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। सीबीआई की दलील थी कि कोलकाता में अफसरों को बंधक बनाया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं, आपकी अर्जी को हमने पूरी तरह से पढ़ा है, लेकिन इस तरह की कोई अर्जेंसी हमें दिखाई नहीं दी। सीबीआई की दलील थी कि राजीव कुमार सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत नष्ट करने के दावे का आधार क्या है। अगर आप ये कह रहे हैं तो हम ये कैसे मान लें, सिर्फ मुंह के खाता जबान से तो कुछ होगा नहीं, आप हमारे सामने ये साक्ष्य पेश कीजिए। सीबीआई की दलील थी कि सबूत नष्ट हो जाने से केस पर असर पड़ेगा, तो कोर्ट ने इस पर कहा कि सबूत नष्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर सीबीआई ने दलील दी कि आज दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट करे, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे ये सुनवाई नहीं हो सकती है, आपकी अर्जी को हमने पूरी तरह से पढ़ा है। सीबीआई ने दलील दी कि ये अलग तरह का मामला है, इसमें सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख एकदम साफ रखा, उन्होंने कहा कि कल सुबह 10:30 बजे ही इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। राजनाथ सिंह गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते। सीबीआई के अधिकारियों को उनको लॉफुल ड्यूटीज को रोका गया, बल्कि उन्हें कलकत्ता द्वारा पुलिस थाने में डिटेन किया। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड जैसा कि इस कदम को अवगत होगा। सीबीआई को शारदा स्कैम की जांच करने की जिम्मेदारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। शारदा स्कैम में पूर्वी भारत के और विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई को शारदा ग्रुप द्वारा हड़प दिया गया। शारदा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों द्वारा बहुत सारी ड्यूरियस मनी मल्टीप्लायर स्कीम के माध्यम से आकर्षक रिवार्ड एंड रिटर्न का लालच देकर बहुत सारा धन अध्यक्ष महोदया इकट्ठा किया गया। महोदया उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच से इस मामले में कई राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है। जो समाज प्रतिनिधिमंडल में हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूपेंद्र यादव साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मुकुल राय साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री श्री एस.एस. अहलूवालिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी साहब और पाठक साहब उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, खास तौर से पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में अराजकता और उद्दंडता, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम को एक सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र के तहत
उसको किसी भी तरह से प्रभावित करना, उसको न होने देना, हेलीकॉप्टर्स को न उतरने देना, और साथ ही साथ जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हो भी रहे हैं, जैसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का, उसमें लोग शामिल जो थे उनके साथ हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, जो लोग वहां मौजूद थे उनके ऊपर हिंसक हमले करना, ये तमाम ऐसे अलोकतांत्रिक और ऐसी घटनाएं हैं जो घटना की जो निष्पक्ष, भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल में चुनाव के माहौल को सीधे तौर से प्रभावित करता है। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव हों। इसके लिए जो वर्तमान हालात और परिस्थितियां हैं उसका चुनाव आयोग आकलन करे, और जो अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह भूमिका निभा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के हिंसक घटनाओं के हिस्सेदार, भागीदार बने हुए हैं, उनको भी चुनाव के ड्यूटी से मुक्त रखा जाए, और साथ ही साथ जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनका डिप्लॉयमेंट भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल में चुनाव के लिए जरूरी है। इस संबंध में निर्मला जी आराम से अरे अरे नीचे रखिए, Bharatiya Janata Party today has come before the Election Commission, and we are grateful that both the members, the Chief Commissioner and also the member, were present and gave us a very patient hearing. We are grateful to the Election Commission. We are quite aware the Model Code of Conduct has not been yet announced for elections of 2019 Lok Sabha. However, in the interest of wanting to have a free and fair environment in which elections can be conducted, we have come to bring to the notice of the Election Commission certain happenings in West Bengal which has complete cooperation of the party in power in Bengal, the Trinamool Congress, and the instances that we highlighted before the Election Commission clearly point out that the government in Bengal run by Trinamool Congress does not believe in democracy, is out there. तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने सुना, मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना। चुनाव आयोग पहुंचे हैं दोनों ही नेता, और इनका साफ साफ कहना है कि अगर आप निष्पक्ष चुनाव आयोग चाहता है तो अधिकारियों को, जो कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं, उनको हटाया जाए। हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जुड़ गए हैं, रजत राकेश टंडन मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, रजत का मैं रुख करूंगी, उससे पहले आप सुन ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, क्या कहा जाए, कभी सीबीआई वर्सेस सीबीआई हो जाता है, कभी सीबीआई वर्सेस पुलिस हो जाता है, और एक सूबे की मुखियाई जब धरने पर बैठ जाती है तो क्या उम्मीद की जाए? देखिए शोभना, मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस बातचीत की शुरुआत कुछ ऐसे हो, मत कहो आसमान में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। संसद से लेकर बंगाल की सड़क तक कीचड़ बिछी है, हर राजनेता का पांव आपके कीचड़ में सना है। तो ये सारी बातों के मद्देनजर जिस तरह से ममता बनर्जी और कल से जो ड्रामा चल रहा है, ये समझिए कि अब सुविधा नहीं बची है मंच पर, अब सुविधा नहीं बची है मंच पर, नेपथ्य में ही संभावना है। तो आप ये देखिए कि एक अभियान के तहत पहले ममता बनर्जी रैली करती हैं, चिट फंड चीट फंड हो गया, और अब चीट वोट्स के लिए इस तरह की राजनीति। मैं ये समझता हूं कि कल सुबह योगी आदित्यनाथ की रैली के लिए इजाजत नहीं दी गई, उसके बाद शाम होते होते रविवार के दिन सीबीआई पहुंच जाती है, और फिर ये सारा ड्रामा शुरू होता है। इसके पीछे हमें ये समझना होगा कि आखिर ये क्यों ये हो इसलिए रहा है कि सबकी नजर बंगाल पर है, सबकी के मायने बीजेपी की, और ममता की नजर दिल्ली पर है। तो ये आटा साटा वाली स्थिति और ये 2019 से ये जो जांच है तो 2014 से सीबीआई के पास थी, पर अचानक इतनी तेजी आना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करती है। रजत राकेश टंडन, रजत आप देख ही रहे, सियासी बवाल, सियासी घमासान शुरू हो गया है। ऐसे में चुनाव आयोग पहुंच गए हैं बीजेपी के नेता इस मांग के साथ कि अधिकारियों को हटाया जाए जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं।
देखिए, ये व्यापक रूप में आप देखिए कि पहले से ही बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने टाइम मांगा था, साफ तौर पर जाके शिकायत करी है। थोड़े दिन पहले इलेक्शन कमीशन की ओर से भी सर्कुलर आया था कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग आपको करनी है वो आप 28 तक कर दीजिए। जो कमिश्नर पुलिस है जिनके कारण ये सारा मामला है वो टीएमसी के करीब माने जाते हैं, यूपी कैडर से वो आते हैं शोभना। तो आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ी चीज है। आप इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, जो और अपोजिशन पार्टीज है वो भी इसको अपने अपने राज्य में बुलाएंगी कि हाँ सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। और जिस तरीके से सीबीआई को कर रोका गया है, इससे एक ये भी मैसेज जाता है कि क्या देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क आपसी लड़ाई की वजह से लगा था, आज उसका एक चेहरा जो है वो जनता के सामने आ रहा है। क्योंकि आप देखिए सीबीआई में जब लड़ाई हुई नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में, फिर लोगों ने कहना मानना बंद किया, वहां पे सरकार के आदेश के बाद भी लोग छुट्टी पर चले गए, ट्रांसफर पोस्टिंग रातों रात 2 बार 3 बार हुई। तो उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क हो गया कि क्या सीबीआई सही है या नहीं है। तो आज एक दो फाड़ है सीबीआई को लेकर कि क्या सीबीआई वाकई सरकार के प्रेशर में काम कर रही है या फिर जो अधिकारी वहां पे करप्ट है उनको ममता बनर्जी बचाने की कोशिश कर रही है। संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ, बाकायदा होम मिनिस्टर का बयान हमने सुनाया। होम मिनिस्टर ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच थी, इसलिए ममता बनर्जी को बीच में नहीं पड़ना चाहिए था और इससे संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। कोर्ट में मामला है, मुझे लगता है कल कोई नजीर कोर्ट की तरफ से आएगी, क्योंकि इस तरीके से अगर काम होगा तो स्टेट और सेंटर का जो एक फेडरल स्ट्रक्चर शोभना चलता है वो शायद आगे चल नहीं पाएगा, क्योंकि लोग बार बार ये। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, क्या हमला बोला है उन्होंने ममता बनर्जी पर, वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। से कोलकाता में और बंगाल में जो हो रहा है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है और देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जांच के लिए आए सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। यह जांच रुकवाने का प्रयास है, यह लोकतंत्र की हत्या है। हम पूछना चाहते ममता आखिर किसको बचाना चाहती, धरने पर क्यों बैठी है? पुलिस कमिश्नर को बचाना चाहती या खुद को बचाना चाहती? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। गिरिराज जी, बंगाल में ममता बनर्जी कह रही कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी सरकार। लोकतंत्र तो ममता बनर्जी से खतरे में है, ममता बनर्जी से लोकतंत्र खतरे में है। रोहिंग्या वहां जा सकता, बांग्लादेशी जा सकता, उसके पक्ष में खड़े हो सकते, लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर अपना काम नहीं कर सकता। सर, क्या डर है सीबीआई से? अरविंद केजरीवाल भी जा रहे हैं जिन्होंने की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं जो मोदी जी से डरे हुए हैं। मोदी जी का जब पूछताछ कर रहा था उस समय किसी भी पक्ष की जुबान क्यों नहीं खुली थी, ये देश जानना चाहती। आखिरी सवाल सर, क्या पश्चिम बंगाल में समय आ गया कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? एक नागरिक के नाते पूछेंगे, नागरिक के नाते, तब तो निश्चित रूप से कहूंगा कि जो हालात उत्पन्न हुए हैं, जब संविधान टूट रहा हो तो कुछ भी हो सकता है। ये तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि जब संविधान वहां पर खतरे में, संविधान टूट रहा है तो वहां पर कुछ भी कानूनी कार्रवाई संभव है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय कमिश्नर कोलकाता के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। बंगाल के मामले में पूरा अपडेट इस समय हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए। सुमित, क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि आईपीएस अधिकारी हैं, एमएचए के अंडर में आते हैं, डीओपीटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, ऐसे में क्या कार्रवाई केंद्र सरकार कर सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर जो भी अधिकारी होता है शोभना जी, वो कहीं ना कहीं जो सर्विस कोड कंडक्ट से बना होता है, रूल से बना होता है, जो भी आईपीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी होता है। इसी के तहत क्योंकि माना यह जा रहा है कि एमएचए इनके खिलाफ कार्रवाई इस बेसिस पे कर सकता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रभावित करने की कोशिश की और लगातार उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की। तो यही वजह है कि इनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है वो हो सके। आपको मैं थोड़े दिन पीछे ले जाऊं, आपको याद होगा कि आलोक वर्मा के बारे में भी ऐसे ही बात है, सीबीआई लगातार उन्मेष ज्योति वो करने जा रही थी, क्योंकि उन्होंने कई चीजों को लेकर अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए
कई चीजों को प्रभावित किया था। तो निश्चित तौर पर उसी तरीके के अगर आप इसको देखा जाए कि जो डीजीपी राजीव कुमार है उनके खिलाफ भी कुछ ऐसे ही प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें उनकी जो कंडक्ट को देखते हुए उनकी जो चीजें हैं, सर्विस जो उनकी चीजें हैं, उनको रोकने की कार्रवाई जो है वो गृह मंत्रालय कर सकता है। ठीक है सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिनके अंडर में डीओपीटी आती है, उनका क्या? मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, डॉक्टर साहब, जिस तरह से ममता बनर्जी धरना पर बैठी हुई हैं और उनके साथ जो है आपके ऑल इंडिया सर्विस के एक अधिकारी भी हैं, वो भी बैठे हुए हैं, क्या? सबसे पहले तो ये किसी मुख्यमंत्री से इस प्रकार का व्यवहार अपेक्षित नहीं होता। ये साफ साफ प्रजातांत्रिक मूल्यों का, मर्यादाओं का उल्लंघन है। हम ये ना भूलें कि जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आप सब मीडिया मित्र जानते हैं अनेकों केस उनके खिलाफ दायर किए गए थे सीबीआई की तरफ से, यूपीए कांग्रेस सरकार के कहने पर, और बाद में वो केस सारे के सारे निराधार साबित हुए, क्लीन चिट दे दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार भी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि मोदी जी ने सीबीआई की इंक्वायरी से परहेज किया हो, बल्कि स्वयं वॉलंटरली अपने आप को प्रस्तुत करते रहे घंटों तक पूछताछ के लिए, ताकि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का एक उच्चतम उदाहरण स्थापित हो सके। और यहाँ ऐसा एक मुख्यमंत्री के द्वारा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इसीलिए तो आप जैसे मीडिया मित्रों ने ये भी शंका जताई है कि शायद कुछ छिपाने को है, कोई पर्दादारी है। लेकिन उनका कहना है कि ये प्रधानमंत्री के निर्देश पर हो रहा है और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, अगर ऐसी बात है और उन्हें इतना भरोसा है तो वो अपने आप को निराधार और निर्दोष क्यों नहीं साबित करती, या अपने अधिकारियों को जिनको वो निर्दोष साबित कहलवाना चाहती है। मैंने तभी तो मोदी जी का उदाहरण दिया। मोदी जी के खिलाफ मुख्यमंत्री के तौर पर इतने केस दायर किए और उन्होंने कानून के अंतर्गत लड़ाई लड़कर के अपने आप को निर्दोष साबित किया। डॉक्टर साहब, आपके मंत्रालय के अंतर्गत सीबीआई आती है और जिस तरह से अधिकारियों के साथ व्यवहार हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि किसी सरकारी कर्मचारी अधिकार से इस प्रकार के आचरण की अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन नियमों के अंतर्गत किस तरह का संज्ञान लेना चाहिए, हम इसका अध्ययन करेंगे। एक आखिरी प्रश्न, जिस तरह से एक अधिकारी जिनके पास सीबीआई गई थी, उनका जो व्यवहार देखा गया है, तो उसको लेकर क्या, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज आपके अधीन आता है, तो क्या? निश्चय, मैंने जैसे कहा कि हम नियमों का अध्ययन करके ये निर्णय लेंगे कि किस तरह का संज्ञान इसका लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी? इस विषय में मेरा कहना कुछ उचित नहीं होगा, लेकिन घटनाक्रम पर नजर रखी हुई है। धन्यवाद। पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से हालात हैं उस पर केंद्र सरकार की नजर है। कैमरामैन सेतु के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कोलकाता में सीबीआई ऑफिस के बाहर अभी क्या माहौल है, इंडिया न्यूज के हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच चल रही टसल या फिर कह सकते हैं मतभेदों के बाद अब लगातार सीबीआई हेडक्वार्टर्स की बात की जाए जो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है, या फिर जो ज्वाइंट डायरेक्टर उनके घर की सुरक्षा लगातार बढ़ा दी गई है। हम इस समय निजाम पैलेस में है, ये वो इलाका है या फिर वो जगह है, ये पूरा परिसर वो है जहां पर सीबीआई का जो कोलकाता का हेड ऑफिस है वो यहाँ पर है। और आप देखें तो आपको नजर आएगा कि सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो है यहाँ पर लगा दी गई हैं और यहाँ पर हर आने जाने वाले शख्स की पूरी जांच की जा रही है। और जांच किए जाने के बाद लगातार उससे पूछा जा रहा है कि क्या उसके जो आईडी है प्रॉपर वो चेक की जा रही है। उसी की बात अगर आप देखें यहाँ पे 14 और 15 माले पे जो है वो सीबीआई का ऑफिस है और यहाँ पर कई दूसरे ऑफिसेज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ के कल से ही जिस तरीके से जो ममता बनर्जी ने जो लगातार धरने पे बैठी थी, उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि सीबीआई या फिर जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के जो पहुंचे थे वहां पर, उनके जो सुरक्षा है उसके मद्देनजर यहां पर अब लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई। पैरामिलिट्री की जो टीमें हैं, खासतौर पर जो सीआरपीएफ की टीम है, उनको यहां पर डिप्लॉय कर दिया गया ताकि अगर कुछ ऐसा होता है कि या फिर टीएमसी के वर्कर कोई भी शख्स यहां पर कुछ करने की कोशिश करता है तो उसको रोका जा सके। कैमरा पर्सन गौरव के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, कोलकाता। तो हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप देख रहे हैं हालात क्या है, सीआईएसएफ को उतार देना क्या आपको लगता है उचित कदम है? सूबे का मुखिया बैठा हुआ है, उसके साथ तमाम डीजी एडीजी बैठे हुए हैं, उधर सीबीआई मुख्यालय पर जो सीबीआई का दफ्तर है वहां पर सीआईएसएफ लगानी पड़ रही है। जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राजनीतिक दल एकदम उसको तार तार करने पर लग गए हैं। देखिए शोभना, मुझे ऐसा लगता है कि आज सीबीआई के लिए बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं। सीबीआई के निदेशक ने अपना पदभार संभाला है।
ऋषि कुमार शुक्ला के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। और कल जिस तरीके से सीबीआई के अफसर वहां जाकर उनको रेड करने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगता है कि प्रक्रिया के तहत जब भी आप राज्य के किसी बड़े अधिकारी पर रेड कर रहे हैं या उससे पूछताछ के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को सूचित करते हैं, उसके बाद आप उसके विभाग के मुखिया को सूचित करेंगे जो कि डीजीपी होता है, और साथ साथ अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो मुख्यमंत्री को भी सूचित किया जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को उतार देना ऐसे मसले पर सीबीआई के दफ्तर की सुरक्षा में थोड़ा अजीब नहीं लगता है? देखिए, आप ये समझिए कि ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। वहां पर क्राइसिस इतना गहरा गया है कि वहां की अपनी पुलिस पर अब लोगों को विश्वास ही नहीं रहा। आपस में एक ये अराजक माहौल जो पैदा हो रहा है, मुझे ये लगता है कि ये केंद्र से प्रदेश को बांटने वाला माहौल है और हमें इसी से बचना होगा। ठीक है रजत, आपका रुख करना चाहूंगी। क्या लग रहा है जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं कि आलोक वर्मा अपने घर में, आईबी के 2 अधिकारी उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं, यहां पर आप देख ही रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, क्या माना जाए कि राजनीति अब अराजकता का दूसरा पर्याय बनती जा रही है आज के टाइम में? बिल्कुल, देखिए ये बात कही जाती थी कि जो सीबीआई है वो सरकार का एक टूल होता है पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए। ये बात राजनीतिक तौर पर चलती थी, लेकिन अब तक किसी ने इस पर प्रामाणिकता नहीं दी थी। लेकिन जब से सीबीआई के अंदर सीबीआई वर्सेस सीबीआई हुआ, उसके बाद रेड्स के ऊपर लोगों ने सवाल उठाया, उसके बाद जिस तरीके से कल मिसहैंडलिंग हुई सीबीआई ऑफिशियल्स की जब वो लोग वहां पहुंचे रेड देने, तो ये बात क्लियर हो गई कि सीबीआई एक पार्टी हो गया है। आज पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज थे वो भी ये बात कर रहे थे कि जैसे आप कह सकते हैं आचार संहिता लगती है, वैसे ही चुनाव के बहुत कम दिन अगर बचते हैं, 1 महीना 1.5 महीना हो आम चुनाव को, तो कम से कम सीबीआई को इन सब चीजों से बचना चाहिए था। लेकिन हाँ, राज्य सरकार थी, राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार की अगर बड़ी एजेंसी है तो उस पर देखना चाहिए था कि उसकी भी एक साख होती है, उसका भी एक रसूख होता है। मान सकते हैं कि एक इंटरनल आप कह सकते हैं इन फाइटिंग के बीच सीबीआई जूम रही है, लेकिन लोगों का विश्वास था। आज भी स्टेट के अंदर कोई बड़ा मामला होता है तो स्टेट के अंदर, कोर्ट के अंदर लोग यही कहते हैं, मुख्यमंत्री से यही अर्जी लगाते हैं कि अगर इतना बड़ा मामला है, हमको विश्वास नहीं है, आप सीबीआई से जांच करा लीजिए। ये एक नसीर होती थी सीबीआई के लिए। लेकिन जो घटनाक्रम 24 घंटे में हुआ है, मुझे लगता है कि आज नए सीबीआई चीफ ने ज्वाइन किया है, अपना हाउस ऑर्डर करने में और वापस सीबीआई की साख को पाने में उनको भी बड़ी कठिनाई होगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सवाल सीबीआई पे जरूर उठते हैं कि इतवार के दिन को चुना गया, नागेश्वर राव का आखिरी दिन था, आज सुबह से नए डायरेक्टर को चार्ज लेना था, तो इतनी क्या जल्दबाजी थी? और ये जांच तो 2014 से चल रही थी। 2018 जुलाई में कोर्ट ने कहा था कि भाई इसमें आप करिए, अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन अचानक कल का दिन चुनना, सवाल बहुत खड़े होते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले नजर इस समय की सुर्खियों।